हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थॉट अर्थात समकालीन राजनीतिक चिंतन का पार्ट 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके हल भी शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लेनिन के क्रांति सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में राज्य संबंधी विचारधाराओं की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह पुस्तक ही लेनिन के सही राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्ति करती है। इस पुस्तक में दो प्रयोजन थे। फर्स्ट, मार्क्सवाद को समाजवादी क्रांति के रूप में प्रतिस्थापित करना, और दूसरा, संशोधनवादियों की विकृतियों से मुक्ति करना। इसे आप देख लेंगे। फिर जो है, क्रांतिकारी मार्क्सवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसे आप निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ लेंगे। पहला, क्रांति की अनिवार्यता। अपनी प्रारंभिक रचनाओं जैसे दास कैपिटल में तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स का झुकाव क्रांति की ओर है, जबकि बाद की रचनाओं में वह विकासवादी होता गया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में मार्क्स यह मानने लगा था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत देशों में समाजवाद की स्थापना क्रांति के बिना क्रमिक विकास द्वारा संभव है। अतः उस समय मार्क्स के अनेक अनुयायी और संशोधनवादी यह मानने लगे थे कि मार्क्स के सिद्धांत का प्रचार शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी प्रकार जो है, दूसरा आप देख लेंगे, क्रांति की रणनीति। लेनिन एक महान क्रांतिकारी था और वह कोरा सिद्धांतवेत्ता ही नहीं था, अपितु एक राजनीतिक सक्रियतावादी था। उसके अनुसार सिद्धांत की कार्रवाई का औचित्य को प्रकट करने वाले उपकरण मात्र हैं। 1905 और 1917 में रूस में जो क्रांतियां हुई, उनके सिद्धांतों में वे प्रतिपादन लेनिन द्वारा किया गया था। 1905 की क्रांति की असफलताओं के उपरांत भी लेनिन ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। तीसरा, साम्यवादी दल क्रांति खराबल दस्ता। फिर अगला प्रश्न है आपका, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम धारा है लेनिन, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसे आप तैयार कर लेंगे। इसको भी 3 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। साम्राज्यवाद का अर्थ और उसके तत्व, इसमें एकाधिकारवाद है। बैंक पूंजी और उद्योग पूंजी का एकीकरण है। पूंजी का निर्यात है। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादियों द्वारा उत्पादन के आधार पर संसार का बंटवारा है। भौगोलिक आधार पर संसार का बंटवारा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, माओ के राजनीतिक विचार या सामाजिक साम्राज्यवाद पर माओ के विचार पर टिप्पणी लिखिए, या महान सांस्कृतिक संबंधी माओ की अवधारणा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लेंगे। माओ के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं, ये देख लेंगे। सांस्कृतिक क्रांति, असंगति का सिद्धांत, जनयुद्ध का सिद्धांत, क्रांति के साधक कृषक, जनसाधारण की भूमिका, युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न आपका बनता है, बर्नस्टीन के राजनीतिक विचार। बर्नस्टीन के
निम्नलिखित राजनीतिक विचार थे, जिसमें पहला है पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश आवश्यक नहीं है। दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सामाजिक विकास की प्रक्रिया सही पर समय निर्धारण गलत है। तीसरा, पूंजीवादी के विकास में मध्यम वर्ग समाप्त नहीं हुआ और वंशों की प्रतिबद्धता में वृद्धि नहीं हुई। चौथा, समाज में स्वयं पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है। पांचवा, श्रमिक वर्ग के हितों का संरक्षण विनाशकारी संघर्ष में नहीं बल्कि अध्यवसायी प्रगति में निर्भर करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है नागरिक समाज संबंधी ग्रामसी के विचार। इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। ग्रामसी तथा मार्क्स दोनों ने राज्य संबंधी विचारों को नागरिक समाज के संदर्भ में पुष्ट किया है, परंतु राज्य के संबंध में संरचना को लेकर दोनों के विचारों में भिन्नता है। जहां मार्क्स आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर देता है, इसके विपरीत ग्रामसी संगठन पर अधिक जोर देते हैं। ग्रामसी की राज्य संबंधी अवधारणा राजनीतिक तथा दार्शनिक तत्वों के विश्लेषण पर आधारित है। राजनीतिक मनुष्य को जैसा वह है तथा निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसा उसे होना चाहिए की कल्पना करती है। ग्रामसी के अनुसार वास्तविक दार्शनिक वही है जिसे राजनीति का ज्ञान है। ये आप देख लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है लोक युद्ध संबंधी माओ के विचार या माओ को लोक युद्ध या गोरिल्ला युद्ध, इसे आप देख लेंगे। गोरिल्ला युद्ध सुन तेजियो की युद्ध कला से प्रेरित होकर माओ ने सोचा कि छापामार युद्ध का सहारा लेकर सैनिक दृष्टि से कमजोर कोई संगठन एवं शक्तिशाली सेना की चुनौतियों का सामना कर सकता है और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। माओ के अनुसार छापामार युद्ध एक ऐसा हथियार है जिसे अस्त्र शस्त्रों और सैनिक सामानों की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। आगे यह भी आप देख सकते हैं कि माओ ने यह भी लिखा है कि किसी घटना या विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग इस प्रकार की बातें हैं: हमला करने के लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लाने के लिए घेरा डालने की स्थिति ग्रहण करना, सीधे जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सार्त्र के राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद को एक दूसरे के साथ समन्वित करने में क्या समस्याएं हैं? क्या यह एक बलात् विवाह था? ये आप तैयार कर लेंगे। सार्त्र का अस्तित्ववाद। फिर आप इसमें सार्त्र का मार्क्सवाद देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है तकनीकी समाज के संबंध में हर्बर्ट मार्क्यूज का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो क्रांति के पश्चात जो नवीन समाज निर्मित होगा उसका स्वरूप मार्क्यूज ने निम्नलिखित रूप में रखा है। उनकी धारणा है कि संस्थाओं और संबंधों के स्वरूप में निश्चित धारणा बनाना असंगत और समय से पूर्व होगा, क्योंकि उनका विकास नए समाज के साथ परीक्षा प्रणाली, भूल और परीक्षण के आधार पर होगा। दूसरा, फिर भी मुक्ति की प्रारंभिक और प्राथमिक संस्थाओं का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा: सामूहिक स्वामित्व, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक योजना एवं नियंत्रण। यह एक आधार होगा जो नए विकल्प का अनिवार्य किंतु पर्याप्त दशा नहीं होगी। यह सभी उपलब्ध साधनों का समन्वय उपयोग द्वारा गरीबी का उन्मूलन करेगा, जो कि वस्तुतः मात्रात्मक से गुणात्मक बदलाव की पूर्व दशा है। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न है आपका
एम.एन. राय के उग्र मानवतावादी के रूप में या नव मानवतावादी संबंधी एम.एन. राय के विचार, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। राय की सामाजिक विचारधारा का वास्तविक महत्व उनकी नवीन मानवतावाद की धारणा में है। चाहे समाजवाद हो, पूंजीवाद, प्रजातंत्र व्यक्ति समूह के अधीन होकर घुटन महसूस करता है। राय के सामाजिक विचार में व्यक्ति प्रधान है। प्रकृति, भौतिक सुख, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक और सभ्यता सब व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति जन्म से स्वार्थी नहीं, सहयोगी और विवेकी है। अतः राय ने सामाजिक रचना में व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता को प्राथमिकता दी है। नवीन मानवतावाद स्वाभाविक विवेक, नैतिकता और भौतिक विकास तीनों के सम्मिलन स्वरूप की व्यवस्था है, जिसे आप निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा सकते हैं। प्राकृतिक संसार का अंग, भाग्य में नहीं, मानव के सृजन शक्ति में विश्वास, विशाल दृष्टिकोण। इसी क्रम में चौथा है आपका आध्यात्मिक और नैतिकता में विश्वास, शिक्षा, मनुष्यता की चेतना, व्यक्ति और समाज का संबंध। अंत में आप इसका मूल्यांकन लिख देंगे कि नव मानववाद के रूप में आधुनिक युग की विषमता और संघर्ष से मानवता की रक्षा करने हेतु नवीन समाज रचना की व्यवस्था देते हैं। अंग्रेजी शासन की निसंस्थाओं से भारतीय समाज को मुक्ति कराने के लिए जान हथेली पे रख के संसार की समस्त इच्छाओं से विरक्त, मृत्यु से भी जुड़ने वाली क्रांतिकारी के रूप में जिस व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हुआ, वह जगत प्रसिद्ध मार्क्सवादी प्रवक्ता और दार्शनिक के रूप में चीन, मेक्सिको, भारत की जनता को साम्यवाद का पाठ देकर उसे स्वयं भूल गया। अगला प्रश्न है आपका नव वामपंथ, इसे आप देख लेंगे। नव वामपंथ अर्थात न्यू लेफ्ट। ये थे पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पार्ट 1 और पार्ट 2 के दो में जो भी प्रश्न आपको दिए गए उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। परीक्षा में यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।